Good morning, students. Now, next topic is the potential energy on the magnetic dipole. ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो आर्टिकल किया था दैट वाज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, यानी कि डाइपोल के ऊपर जो टॉर्क एक्ट हो रही है वो कितनी हो रही है. ठीक है, आज हम इसमें स्टडी करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है. अब देखो पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर होगी. ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले भी आप लोगों को क्लास में डिस्कस किया हुआ था. किसी भी तरह की एनर्जी जब स्टोर होती है तो दैट मींस देयर हैज टू बी अ सम वर्क डन. ठीक है, यानी कि जब आपका कोई भी वर्क डन होगा किसी भी बॉडी के ऊपर दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी. किस फॉर्म में स्टोर होता है? वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है. तो यहाँ पे हमें बताना है कि मैग्नेटिक डाइपोल के ऊपर टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है. तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्चुअल में कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा? हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका वर्क डन कितना हुआ इस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में. ठीक है, मान लेते हैं तो इनिशियल पोजीशन जो है डाइपोल की वो हमने इस तरह से 90 डिग्री के एंगल पर इसको प्लेस किया हुआ है. ठीक है, कितने एंगल पर प्लेस किया हुआ है? इसको 90 डिग्री के एंगल पर प्लेस किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस. ठीक है, ये जो एक्सिस है हमारे पास ये कितना डिग्री का एंगल बना रही है इस प्लेन के साथ? 90 डिग्री का. ये वाला जो आपका डाइपोल है. ठीक है, तो इसको हम 90 डिग्री के एंगल को हम θ1 मान लेते हैं, यानी θ1 से ये चलना स्टार्ट किया. ठीक है, और देखो क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये नॉर्थ पोल जो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? टुवर्ड्स द साउथ पोल, क्योंकि हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है. ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होगा? एक टॉर्क एक्ट होगी या फोर्स एक्ट होगी दैट विल बी अलाइन दिस डाइपोल टुवर्ड दिस साइड. ठीक है, तो ये फोर्स कितनी होगी? P. कितना लिखते हैं हम इसको? QM इंटू B. उसी तरह से इसके ऊपर भी फोर्स एक्ट होगी कितनी? QMB डिफरेंट, बट बोथ विल बी अपोजिट इन डायरेक्शन. तो क्या होगा, इसके ऊपर जो फोर्स करेगी इसको भी करेगी, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करवा रही है. ठीक है, तो ये डाइपोल कुछ इस तरीके से घूमता हुआ यहाँ पे पहुंच जा रहा है. अब मान लो ये जो डाइपोल इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक एंगल बना रहा है, दैट एंगल इज कंसीडर्ड टू बी एज θ2. ठीक है, तो यानी कि इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स एक्ट की, और फोर्स एक्ट होने की वजह से क्या हुआ, इसको थोड़ा सा टर्न कर दिया. ठीक है, यानी कि फोर्स का यहाँ पे काम कौन कर रहा है? टॉर्क काम कर रही है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये रोटेशनल इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रही है. ठीक है, तो वर्क डन, हम इस स्मॉलर वर्क डन को कैलकुलेट कर लेते हैं. तो स्मॉलर वर्क डन DW, ऑब्वियसली बात है वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स जो काम कर रही है वो कौन सी फोर्स होगी? दैट विल बी द टॉर्क. क्या काम कर रही है यहाँ पे? टॉर्क, रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है. ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं यहाँ पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर लिए dθ. ठीक है, ये तो एग्जैक्ट हमारे पास पैरामीटर्स है कि θ1 से θ2 तक कितना हमें वर्क डन करना था. तो स्मॉलर वर्क डन निकालने के लिए तो हमें स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट ही चाहिए. ठीक है, तो मान लेते हैं स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है? dθ. अब dθ के लिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली हमारे पास जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. तो फोर्स की जगह काम कर रही है यहाँ पे टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट की जगह काम करेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. कौन काम करेगा यहाँ पे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं. ऑब्वियस बात है, हमने टॉर्क का फॉर्मूला ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है. टॉर्क कितना निकाला हुआ था? दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू कितना था? mb साइन ऑफ थीटा. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी वैल्यू निकाल ली थी. कब निकाली थी? जब हमने टॉर्क वाला आर्टिकल इसमें किया हुआ था. ठीक है, तो टॉर्क वाले आर्टिकल में हमने इसकी वैल्यू निकाली थी. तो पुट दिस वैल्यू हियर, नंबर ऑफ इक्वेशन. सो dw विल कम्स आउट टू बी m into v sin of theta into dθ. क्लियर है? और देखो यहाँ पे हमें निकालना है टोटल वर्क डन. कहां से कहां तक? θ1 से θ2 तक, यानी कि जब आपका डाइपोल यहां से अलाइन होता हुआ कहां पहुंचेगा? इस पोजीशन पे पहुंचेगा. ठीक है, तो हम इसको इंटीग्रेट करते टोटल वर्क डन निकालने के लिए. इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विद इन द लिमिट्स. कितनी लिमिट्स आएगी? ऑब्वियसली लिमिट को कौन डिसाइड करेगा? स्मॉलर अमाउंट किसका है? dθ का. लिमिट कहां से कहां तक है? θ1 टू θ2. ठीक है, θ1 से θ2 तक है लिमिट. तो इसको इंटीग्रेट कर दो. इंटीग्रेशन ऑफ dw विल कम्स आउट टू बी इंटीग्रेशन ऑफ mb sin of theta into dθ and the limits from θ1 to θ2. ठीक है, so here will comes out to be integration derivative cancel each other, so here will be the w. So the constant value, the magnetic dipole moment is constant, magnetic field is constant, so the variable quantity is sin of theta.
इंटू डी थीटा। ये आ गई हमारे पास वेरिएबल क्वांटिटी, ठीक है। तो अब इसकी कुछ नहीं करना, सिंपली इसकी इंटीग्रेशन निकाल दो, तो विल कम्स आउट टू बी वर्क डन m इंटू वी, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा, कितना होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, लोअर लिमिट इज थीटा 1, अपर लिमिट इज थीटा 2। So substitute this limits in above equation. So negative sign को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, negative sign will be here, so it will comes out to be cos of theta 2 minus of cos of theta 1, ठीक है, cos of theta 2 to cos of theta 1। अब यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं, क्या कंसीडर करते हैं कि थीटा 1 जो है वो कितना है 90 डिग्री, और थीटा 2 जो है हमारे पास कोई भी सर्टेन एंगल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री से हम इसको रोटेट करवा रहे हैं, टॉर्क वेक्टर की 90 डिग्री पर मैक्सिमम होती है, इसलिए हम यहाँ से इसको रोटेट करवा रहे हैं, तो यहीं पर इसको बर्डन में होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बर्डन होता है वो किसी भी एंगल पर जाकर के वो रुक सकता है, ठीक है, कहीं तक भी हम उसका बर्डन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो इसको, तो इट विल कम्स आउट टू बी एम बी कॉस ऑफ थीटा 2, थीटा 2 कितना है थीटा माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा 1, थीटा 1 इज 90 डिग्री। So it will comes out to be work done will be equivalent to the minus of mb cos of theta, that is the work done, ठीक है। इतना वर्क डन होगा हमें किसी भी डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में मूव करवाने के लिए, ठीक है। और ये वर्क डन जो ये हो रहा है ये किस फॉर्म में स्टोर होगा, दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। किस फॉर्म में स्टोर हुआ ये पोटेंशियल एनर्जी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जस्ट इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। पोजीशन चेंज होने की वजह, क्योंकि अपना पर्टिकुलर एक एंगल पर हम इसको सेट कर रहे हैं, तो ये जस्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, ना कि ये इसको हम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में देख रहे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ ये सारा वर्क डन, तो दिस कैन बी रिटन एज एम बी कॉस ऑफ थीटा, सिंस इन वेक्टर फॉर्म। अगर हम इसी को ही वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको, पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्लियर है बात ये, ऐसा क्यों, क्योंकि आपका कोस थीटा जो एंगल है किसको फॉलो करता है, डॉट प्रोडक्ट को फॉलो करता है, ठीक है। लास्ट क्लास प्लस 1 क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। सो दिस वन इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑन द मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ केसेस कर लेते हैं, केसेस व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, मान लेते हैं कि व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, थीटा विल कम्स आउट टू बी 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। तो दैट मीन्स इन दिस केस द पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम, ठीक है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है यहाँ पे, क्लियर हुई बात ये, ठीक है। यहाँ पे सॉरी वेक्टर्स नहीं आएंगे क्योंकि cos थीटा आएंगे। व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, थीटा को अगर 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट करते हैं तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, क्योंकि उस टाइम कोई भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगी, दैट विल कम्स आउट टू बी 0। क्लियर होगी बात ये। So this one is all about the potential energy on the magnetic dipole.